स्कूल के बुली से बदला लेने के लिए एक लड़की ने शापित टेबल नंबर 29 पर कलम से खेलना शुरू किया। वर्जित नियमों का उल्लंघन न हो, इसीलिए उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को आंखें न खोलने की चेतावनी दी। फिर उन्होंने कलम को हाथ में लिया और एक मंत्र पढ़ा। कलम प्रकट होने ही वाली थी। कृपया मुझे सुरक्षा दो। बाहर अचानक अंधेरा हो गया। पूरा स्कूल संदेहों से भर गया, लेकिन कक्षा में मौजूद 3 लोग कुछ महसूस नहीं कर पाए। तभी उनके हाथों की कलम घूमने लगी। वातावरण तनावपूर्ण हो गया। जैसे जैसे कलम और फिसलनदार होती गई, घर्षण की आवाज और भी तेज होती गई। जेनजेन ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उसने घबराहट में अपनी दोस्त की ओर देखा। तभी कलम धीरे धीरे पास आई और घर्षण की आवाज की। जेनजेन को कुछ अजीब लगा। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। क्या ये सिर्फ भ्रम था? अगले ही पल वह चौंक गई। उसके हाथों की कलम धीरे धीरे पीछे हट रही थी। वह पूरी तरह से भ्रमित थी। वह पीछे मुड़कर देखना चाहती थी और देखा कि उसके पास एक छोटा सा बत्तख बैठा था। अगले दिन जेनजेन स्कूल देर से पहुंची, लेकिन जैसे ही वह कक्षा में पहुंची, उसने देखा कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। वह गलती से फिर से कक्षा में चली गई। फिर उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त से पता चला कि स्कूल का बुली टेबल नंबर 29 पर फंस गया था। क्या सच में वह कलम आई थी? लेकिन मामला इतना सरल नहीं था। कक्षा में सब कुछ सामान्य लग रहा था। छात्रों ने एक एक करके उत्तर दिए, लेकिन जब शिक्षक ने नंबर 29 की ओर इशारा किया तो छात्रों के चेहरे डर से भर गए। जेनजेन के बगल में बैठी लड़की अचानक गायब हो गई। कुछ ही पलों में सब छात्र कक्षा से बाहर भाग गए। फिर एक अजीब दृश्य देखा गया। शिक्षक के पीछे एक बत्तख नजर आया। जल्द ही जेनजेन ने अपनी दोस्त को सब बता दिया। दोनों बहुत डर गए थे। वापसी के रास्ते में उन्हें फिर से स्कूल बुली मिला। थोड़े अपमान के बाद जेनजेन की नाराजगी फिर से भड़क उठी। फिर एक और स्कूल बुली स्कूल के आंगन में फंस गया। लगातार 2 हत्याओं ने प्रशासन का ध्यान खींचा, लेकिन जांच में दोनों को आत्महत्या बताया गया। स्कूल को यह सब इतना आसान नहीं लगा। उसी रात जेनजेन को फिर से स्कूल बुली ने घेर लिया, लेकिन इस बार उसने कहा कि उसने जेनजेन को पहले भी देखा है। जेनजेन को विश्वास नहीं हुआ। जब वह घर पहुंची तो माँ ने उसे डांटा। इन दिनों वह सुबह सुबह घर नहीं आ रही थी। फोन का भी जवाब नहीं देती थी। पिता से भी बहस हो गई। जेनजेन को शक होने लगा कि क्या उसने जिसे बुलाया था वह लीशियान था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, फिर एक डरावनी घटना घटी। एक लड़की ने अपने सिर पर बैग रखा और उस पर पेट्रोल डाल दिया। वह जोर जोर से सांस लेने लगी, जैसे किसी शक्ति के नियंत्रण में हो। फिर धीरे धीरे आग लग गई। कक्षा में अफरा तफरी मच गई। सभी छात्र जोर जोर से चिल्लाने लगे। यहाँ तक कि जो शिक्षक स्कूल की ओर दौड़े थे वे भी चौंक गए। लेकिन वहां एक व्यक्ति था जो लड़की को लगातार घूर रहा था। जल्द ही लड़की ने आग लगा दी, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि लड़की के पीछे एक पंजा था। वह पंजा सीधे लड़की के हाथ की ओर गया। बुली के नियंत्रण में लड़की ने बैग में आग लगा दी। पूरा स्कूल डरावनी चीखों से भर गया। जब जेनजेन होश में आई तो उसने देखा कि शिक्षक के पीछे वही बुली खड़ा था। वह बेहोश हो गई। बाद में जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो जेनजेन पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसने उस लड़की को देखा था, लेकिन आगे क्या हुआ इसका कोई अंदाजा नहीं था। क्या ये सब कुछ बिक्सियन से जुड़ा हुआ था? जैसे जैसे हालात नियंत्रण से बाहर हुए, जेनजेन को उसके सहपाठियों ने घेर लिया। उन्हें लगा कि जेनजेन कोई शैतान है, तो उन्होंने उसके ऊपर बैग डाल दिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। सौभाग्य से शिक्षक समय पर आ गए और तुरंत सबको रोक दिया। शिक्षक उसे मेडिकल रूम ले गए। सदमे में आई जेनजेन ने उन्हें बताया कि उन्होंने बिक्सियन के साथ खेला था, लेकिन शिक्षक को उस पर विश्वास नहीं हुआ। अंत में जब जेनजेन घर लौटी तो उसने अपनी माँ से पूछा कि स्कूल में 29 तारीख को क्या हुआ था। लेकिन माँ चौंक गई, जैसे उसके पास कोई ऐसा रहस्य था जिसे वो बयान नहीं कर सकती। पर अंततः उसने नहीं बताया कि वह वहां क्यों आई थी। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जेनजेन स्कूल वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे सख्ती से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे गांव छोड़कर नहीं जाना है। इससे जेनजेन को लगने लगा कि मामला बहुत गंभीर है। उसी दिन उसकी माँ को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो वह और भी अजीब आवाज सुनती गई। वह ऊपर जेनजेन को देखने गई, तभी कोई उसे चाकू से पकड़ लेता है। उसकी माँ इतनी डर गई कि जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आईने में लड़की दिखी। ये साफ था कि वह किसी आत्मा के वश में थी। आखिरकार एपियाओ की सुरक्षा के बावजूद उसकी माँ घायल हो गई। जल्द से जल्द कारण जानने के लिए शिक्षक ने एक उपाय सुझाया। इसलिए दोनों ने सम्मोहन विशेषज्ञ शाओमंग को ढूंढा और जेनजेन को सम्मोहित करने को कहा। जैसे ही प्रकाश चमका, जेनजेन धीरे धीरे सपनों में चली गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सपने में शाओमेई ने उस लड़की का सच्चा दिल देखा जो मर चुकी थी। इससे बाकी लोगों को यह एहसास हुआ कि एपियाओ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई थी। शाप को तोड़ने के लिए शाओमेई ने फिर से सम्मोहन करने का निश्चय किया ताकि उसकी मौत का असली कारण पता चल सके। लेकिन जैसे जैसे सम्मोहन गहराता गया, वह गांव की सच्चाई को उजागर करने लगा। उसकी माँ अपनी बेटी को एक दूरस्थ गांव ले गई। गांव के लोग बाहर से तो दयालु लगते थे, लेकिन असल में वे गर्भवती थे। जल्द ही गांव वालों की योजना के तहत
लड़की पास के स्कूल में चली गई। उनका जन्म एक जैसा था। बेशक ज्यादातर सहपाठी पास आने से डरते थे, लेकिन स्कूल में एक मेडिकल जांच सब कुछ शांत करने वाली थी। हालांकि रेनशू की आंखें विशेष थीं, उसकी दृष्टि आम लोगों से अलग थी। इससे पास बैठा डॉक्टर चौंक गया। जब वह जाने ही वाला था तो डॉक्टर ने उसे रोक लिया और उससे सवाल किया, क्या तुम उसे देख सकते हो? रेनशू ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर डॉक्टर ने एक पेन निकाला और उसके सामने एक सपना सा चित्र बनाया। रेनशू ने तुरंत कहा कि यह नीली रोशनी है। इससे उसके आसपास के सहपाठी घबरा गए और उन्हें संक्रमण का डर लगने लगा। रेनशू भ्रमित था। उसे समझ में आने लगा था कि जो होना है वह होकर रहेगा। उस दिन के बाद से उसकी डेस्क पर राक्षसों का डेरा था। यहाँ तक कि टॉयलेट में भी उसे 3 शरारती लड़कियों ने सताया। रेनशू ने सहना चुना, लेकिन बदले में मिला एक ठंडे पानी का टब। जब वे तीनों जोर से हंस रही थीं, रेनशू की आंखें तेज हो गईं। वह गुस्से में बाहर निकला और एक लड़की का गला पकड़ लिया। बाकी 2 लड़कियां भाग गईं। उन्हें लगा मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन वे नहीं जानती थीं कि उस लड़की ने गलती से रेनशू की आंखों में देख लिया था। अगले ही पल वह जैसे किसी शक्ति के वश में हो गई। वह खड़ी हुई और खिड़की खोली। फिर सबके सामने वह इमारत से गिर पड़ी। आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। जब चुनशी को अपनी बेटी की हालत के बारे में पता चला तो वह देर रात पुरुषों के दफ्तर पहुंची और चाहती थी कि गांव वाले माँ बेटी के बारे में अपनी राय बदलें। लेकिन उन पुरुषों ने चुनशी की सुंदरता पर ध्यान दिया और अपनी ताकत व लालच से उस पर हमला किया। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव के जितने भी प्रमुख लोग थे उन्होंने भी चुनशी के साथ वैसा ही किया। लेकिन जल्द ही जब लड़की इमारत से गिरी तो बात फैलने लगी। आखिरकार गांव वालों ने रेनशू को घेर लिया और उसके सिर पर बोरी डाल दी। आसपास मशालें तेजी से करीब आ रही थीं। रेनशू और ज्यादा घबरा गया। आखिरकार एक दुर्घटना हो ही गई। बोरी में आग लग गई। रेनशू भी उसी समय चट्टान से गिर पड़ा। जब गांव का मुखिया पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रेनशू की आंखों का संपर्क मां की आंखों से हो गया था। जब गांव वालों ने चुनशी के घर को आग लगाई तो चुनशी ने भी संघर्ष करना छोड़ दिया। उसने बेबसी से अपने सामने खड़े गांव वालों को देखा। उग्र आग में उसने गांव वालों को शाप दिया कि वे कभी गांव से बाहर नहीं जा सकेंगे। फिर वह आग की लपटों में समा गई। अकल्पनीय रूप से 3 लड़कियों ने सबसे पहले रेनशू को पुकारा। जब यूजेन स्कूल पहुंचा तो अंततः उसे यह पता चला कि उसका कक्षा शिक्षक चुनशी का पुनर्जन्म था और रेनशू ने पूरी तरह से यूजेन के शरीर पर कब्जा कर लिया और स्कूल के गोदाम की ओर गया। लेकिन गांव वालों को यह नहीं पता था कि गांव का मुखिया उस गोदाम में था। उन्हें यह भी एहसास नहीं था कि खतरा करीब आ रहा है। जैसे ही अचानक रोशनी कम हुई, पेट्रोल भी गोदाम तक पहुंच गया। यूजेन ने जलती हुई मशाल फेंकी। भयानक आग में सच्चा चेहरा सामने आया। एक तेज चीख के साथ गांव के सभी लोग अपने कर्मों की सजा भुगत बैठे। जहां तक यूजेन की बात है, कहानी ने इसका उत्तर नहीं दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वॉन बिक्सियन ने किसी निषिद्ध नियम को तोड़ा। असल में गांव वालों की खुशी ने ही इस कहानी को इस अंजाम तक पहुंचाया।